Hello student, this is Neha Kandpal once again with you with class 8 first chapter Indian Constitution. स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा समझने के लिए आपको जो 9th और 10th में सिविक्स की वीडियो डाली गई है वो एक बार देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट फिर भी हम एक बार स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। मैं एक बार पढ़ देती हूँ और उसके बाद आपको समझाती हूँ। A constitution is a set of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is governed. These rules together make up constitute what is entity is, and when these principles are written down into a single document or set of legal documents, those documents may be said to embody a written constitution. If they are written down in a single comprehensive document, it is said to embody a codified constitution. Some constitutions, such as Constitution of United Kingdom, are uncodified but written in the numerous fundamental acts of a legislature, court case, or treatise. C. Because we are social being, तो हमें अपनी सोशल लाइफ को चलाने के लिए या फिर पॉलिटिकल लाइफ को चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स चाहिए होता है और उसी सेट ऑफ रूल्स को एक साथ कोडिफाई करके जब एक डॉक्यूमेंट में सेट कर दिया जाता है तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बुलाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली आपको पता है हम जब आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, बट ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ था। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आप सभी एक घर में रहते हैं, कुछ घर जो है वो आपके होंगे, कुछ रेंट पे रहते हैं। सपोज़ आप एक घर में रहते हैं जो कि आपका है और एक दिन कोई आकर आपसे ये बोल दे कि आप अपना सामान निकालिए यहाँ से एंड ये हमारा घर है, तो आप क्या करेंगे? जस्ट थिंक अबाउट दैट। यस, आई थिंक आप अपने घर के पेपर दिखाएंगे उन्हें और आप बताएंगे कि नहीं, ये घर आपका नहीं है, ये घर हमारा है। तो ऐसे ही क्योंकि जो घर के पेपर हैं वो आपके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट है ये दिखाने के लिए कि वो घर आपका है और उस घर पर कोई भी अपना अधिकार आकर ऐसे ही नहीं बोल सकता। तो ऐसे ही जब हम एक सोशल मतलब एक समाज में रह रहे हैं तो यू नो कि हम लोग लाइक ह्यूमन बीइंग का सोशली अगर हम इंटरप्ट हों तो हम अपना फ्यूचर सोच सकते हैं और अगर नहीं है तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। इट मीन्स कि ह्यूमन इज़ नथिंग विदाउट अ सोसाइटी। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ रूल रेगुलेशन चाहिए होते हैं जो ज़रूरी होते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। तो जैसे आपके घर के पेपर आपके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वैसे ही हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में 6 अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें से एक है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर आपको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, आपको अपने बेसिकली कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है जब तक आप किसी की डिग्निटी को हर्ट ना करें। तो ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और कोई आपको रोके तो आप उसको बोल सकते हैं नहीं, वी हैव राइट टू फ्रीडम और हम कहीं भी जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें ज़रूरी क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए सबसे पहले तो द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज़ टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय। लाइक if you are a student
एंड यू आर स्टडिंग इन अ स्कूल जहाँ पर कुछ बच्चों को स्पेशल राइट मिल रहा है और कुछ बच्चों को वो राइट नहीं मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे ही हम जब एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो हमें एक सेट ऑफ रूल्स की बहुत ज़रूरत होती है, और वो भी रिटर्न, क्योंकि अगर मैं ओरली कुछ बोल दूँ तो उसका नहीं, आप करो या ना करो, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज़ योर चॉइस। बट जब आप बात करते हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट की और रिटर्न लिखा जाता है कि भाई आपको ये नहीं करना, तो लोगों को वो मानना ही पड़ता है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होंगे जो सबको मानने हैं तो सब अपनी मनमर्जी करेंगे और हमारी जो सोसाइटी है वो क्राइम का एक घर बन जाएगा। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर। इसके अलावा हमारे पास ये इसके थ्रू एक ऑप्शन ये भी आता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे चलेगी फ्यूचर में, ये भी डिसाइड करने का जो प्रक्रिया होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। नेक्स्ट, दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। अब ऐसा नहीं कि जो रूल्स रेगुलेशन है वो सिर्फ जनता पर लागू होते हैं, वो जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल और रेगुलेशन सेटअप की गई हैं। Finally, these rules decide the rights of a citizen. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. This is what the South African did. और बहुत से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर मतलब देश हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्नली लिखा गया है। तो बेसिकली यही होता है कि आप इन रूल्स को बहुत इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, जो रूल्स होते हैं वो बहुत इजी नहीं होते चेंज करने, और इसी वजह से जो है सरकार भी हमारे लिए काम करती है, क्योंकि अगर वो नहीं कर रही है तो हम उनके लिए केस कर सकते हैं। They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore this. This set of basic rules is called the Constitution. यानी कि अब जो रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, हमारी गवर्नमेंट भी नहीं, जब तक वो नेसेसरी ना हो। जैसे कि अभी इलेक्शन जो था, इससे पहले, अभी आपको पता है 18 है हमारी एज, लेकिन इससे पहले हमारी जो एज थी वो 21 थी। बट जब कुछ साइंटिफिक रीजंस आए तो 18 के बाद हमें लगा कि मैच्योरिटी ज़्यादा इस टाइम पे आ जाती है लोगों को, तो 18 बना दिया गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं फॉलो करने, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो कोई फॉलो नहीं करेगा। अब बात चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम तो इंडियन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो देश है वो बहुत टाइम तक रहा है, और उस गुलामी को हमने मिलकर बहुत लंबी लड़ाई करने के बाद आज़ादी में बदला है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी मांग हमेशा उठती रही है। जब ब्रिटिशर्स थे तब भी मांग उठी थी, और उसके बाद भी इसकी मांग उठी थी। बात कर लेते हैं, देखिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 11 दिसंबर 1946। फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो 1946 11 दिसंबर को सामने आई, और दिस ड्यूरेशन वॉज मेड Assembly had 145 meetings and framed a draft constitution. During these discussions, the various laws proposed by the British government in 1509, 1919 and 1935, the British Parliament system, the American Bill of Rights, the social directive policies of Ireland were studied, and some laws those were written in the constitution. Finally, the Indian constitution was approved of 26th of November 1949 and came into existence on 26th of January 1950. This day is celebrated as Republic Day of India. See, I have already told you that the constitution was already made on 26 November 1949, but it came existence on 26 January and 1950. तो बेसिकली क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जब वो बनी थी
तो उससे पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो बार बार आवाज़ उठाते रहते थे कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ब्रिटिशर्स की तरफ झुका हुआ रहता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन लोगों की हेल्प हो या इंडियन लोग उसमें आकर दिखें या उनकी कुछ मदद हो सके इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बट जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना कि उसके अंदर हमने बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 15 देशों के संविधान को मिला जुला कर बनाया गया है। हमने डीपली एनालाइज किया कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है और उसके बाद उसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया। तो कई बार इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर एक लैंडिंग बैग, एक उधार का थैला जैसा भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। बट आप भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है जो पहले से चीज़ों को फेस कर चुका है और अगर हम उसको कॉपी कर रहे हैं तो इसे कॉपी करें तो इसे कोई उधार लेना या नहीं कहते, इसे समझदारी कहते हैं, क्योंकि हम बहुत बाद में आज़ाद हुए हैं और हमसे पहले ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने वो सिचुएशन फेस की है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 3 साल लगे, लेकिन मैं एग्जैक्ट टाइम बताती हूँ आपको। 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे थे और लगभग 6.4 करोड़ का खर्चा आया था हमारा। इसके अलावा जो हमारे लास्ट वॉयसर आए थे जिनको लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपना जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के गवर्नर के नाते हमको हमारा जो पूरा इंडिया है वो एज इट इज़ दिया। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ आपको पता है जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो सबसे सफल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मानी जाती है, क्योंकि उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ। उसके अंदर बहुत ज़्यादा फेमस मेंबर्स थे, जिसमें से कुछ के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि अल्लादी कृष्णमय अय्यर, BR अम्बेडकर, RM मुंशी। तो ये लोग वो लोग थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस की लड़ाई में इंडिया के तरफ से बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी और इसीलिए ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसका इलेक्शन किसी ने नहीं किया। ये लोग स्वतंत्रता सेनानी थे और उसी के नाते इन्होंने भारत के संविधान को रूपरेखा दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ आई होगी। थोड़ी सी टिपिकल है बट आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे DM कर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो ये सारा का सारा लिखा हुआ जो मैंने अभी समझाया ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है एज अ नोट्स और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। आप भी जब होमवर्क सेंड करते हो तो आप अपना नाम प्लस में सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि हमें उसमें प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आप अपने होमवर्क को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाइए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है वो क्रिएटिविटी दिखाने का जो आप दिखा सकते हैं। अगर आप इनके नाम लिखिए, मेन मेंबर्स लिखे हैं मैंने, आप इनके नाम लिख सकते हैं, इनके पिक भी बना सकते हैं, आप स्केच बना सकते हैं। इससे आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा अच्छी होगी। और व्हाट्सएप करना ना भूलें मुझे। थैंक यू।